नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। यूएस ईरान युद्ध के बीच तेल उत्पादक देशों के लिए बड़ा झटका। यूएई ने किया ओपेक और ओपेक प्लस से बाहर होने का फैसला। ईरान और अमेरिका के बीच फिर बढ़ सकता है तनाव। ईरान के नए प्रस्ताव पर ट्रंप खुश नहीं। प्रस्ताव में परमाणु मुद्दा गायब होने से नाराज। ईरान ने कहा, होर्मुज खोलो और जंग खत्म करो। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले हिंसा। उत्तर 24 परगना में टीएमसी उम्मीदवार पर अटैक। इधर यूपी के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजय पाल शर्मा ने बंगाल में टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर के समर्थकों को दी चेतावनी। तो टीएमसी और अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। समर्थन में उतरी बीजेपी। गुजरात के नगर निकाय चुनाव में बीजेपी का क्लीन स्वीप। सभी 15 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर बीजेपी का कब्जा। नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की अब तक की सबसे बड़ी जीत। धीमी पड़ी इंडस्ट्रियल ग्रोथ की रफ्तार। मार्च में आईआईपी ग्रोथ 5 महीने के निचले स्तर पर 5.2% से घटकर हुई 4.1%। मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इंफ्रा गुड्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ग्रोथ में गिरावट। क्रूड और बैंकिंग शेयरों ने बिगाड़ा बाजार का मूड। अप्रैल सीरीज एक्सपायरी के दिन सेंसेक्स निफ्टी गिरावट पर बंद। बैंक निफ्टी भी करीब 2% फिसला। मारुति ने पेश किए मिले जुले नतीजे। चौथी तिमाही में मुनाफा अनुमान से कम लेकिन आय अनुमान के मुताबिक। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 30% बढ़ा, 4,409 करोड़ के पार। एविएशन इंडस्ट्री ने सरकार को लिखी चिट्ठी। एटीएफ पर एक्साइज और वैट घटाने की मांग। फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस ने कहा, हालात नहीं सुधरे तो बंद करनी पड़ेगी फ्लाइट। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। फैक्ट्री वर्कर्स और मजदूरों को हीट वेव से बचाने के लिए श्रम मंत्रालय ने राज्यों को जारी की एडवाइजरी। वर्क ब्रेक, वाटर ब्रेक और दूसरे इंतजाम करने की सलाह। अमेरिका ईरान युद्ध के बीच अब इसका असर गल्फ देशों में आपसी फूट के तौर पर दिखाई देने लगा है। एक बड़े डेवलपमेंट के तहत यूएई ने खुद को ओपेक और ओपेक प्लस से अलग करने का ऐलान किया है। इसे एक बड़ा झटका माना जा रहा है और जो जानकारी मिल रही है कि यूएई ने ये कदम इसलिए उठाया है क्योंकि उसका मानना है कि ईरान युद्ध के दौरान गल्फ और अरब देशों को जिस तरह से एकजुट होकर ईरान का जवाब देना चाहिए था वैसा हुआ नहीं। इसलिए उसने ओपेक और ओपेक प्लस के से अलग होने का फैसला लिया है। और इस डेवलपमेंट पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा। तनेजा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। पहला सवाल तो ये बनता है कि क्यों, क्या इसकी कोई अंदाज़ा कुछ था आप लोगों को, या आप लोगों के लिए भी सरप्राइज़ है? नहीं, सरप्राइज तो मैं नहीं कहूंगा। अगर पिछले 3 साल से आप देखें तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है वो ओपेक की कुछ हद तक अवहेलना कर रहा था, खास तौर से प्रोडक्शन कट को लेके। ओपेक डिसाइड करती थी प्रोडक्शन कट आप इतना कर दीजिए और हर देश को कोटा दिया जाता है जैसा आप जानते हैं। और अक्सर जो है उसने हाँ जरूर कर दिया, लेकिन वो प्रोडक्शन जो है कट नहीं करते थे, अपने हिसाब से करते थे। आज की तारीख में मोटा मोटा 30 लाख बैरल प्रतिदिन उनका उत्पादन तेल का होता है। उन्होंने काफी निवेश किया और अपनी क्षमता को बढ़ाया है और अगले साल तक वो इसको जो है 3 मिलियन से 5 मिलियन बैरल्स पर डे पे ले जाना चाहते हैं। लिहाजा उनको ऑटोनॉमी चाहिए, उनको और स्वतंत्रता चाहिए और उनको लगता है ओपेक जो कि एक कार्टेल है जिसका काम ही यही है कि मिल करके प्रोडक्शन को इस तरह से हैंडल करो जिससे कीमतों को ऊपर ले जा सके। लेकिन अब युद्ध के बाद जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को लगता है कि वो अपने अलग रिश्ते देखेगा, उसके अपने तमाम बड़े बड़े आयातकों से अपने अलग रिश्ते हैं और वो खासतौर से रिश्तों को बढ़ाना चाहता है, उनको गहरा करना चाहता है। भारत से भी चाहता है, जापान से भी, कोरिया से भी, चाइना से भी, और वो अपने संबंध अपने तरीके से बनाना चाहता है। इसलिए वो ये लग रहा था काफी समय से ऐसा होगा, तो कोई आश्चर्य नहीं हुआ। लेकिन ये जरूर है जो समय उन्होंने चुना है उस समय जो काफी अस्थिरता है जियोपॉलिटिकली अगर आप देखें तो इसका मतलब ये है कि उनको लगा ये ठीक है, अब यही मौका सही है। इसी दौरान जो है चूंकि पूरे उस इलाके का
जो जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है बदल रहा है। अमेरिका से जैसी उम्मीद थी कि वो उनकी सुरक्षा कर पाएगा ईरान से, अमेरिका उसमें पूरी तरह सफल नहीं हुआ है बल्कि विफल हुआ है। तो वो पूरी दुनिया को, जियोपॉलिटिक्स को नए अंदाज में देख रहे हैं, जिसमें उनको लगता है कि भारत जैसे देश, चाइना जैसे देश, जापान जैसे देश, कोरिया जैसे देश आने वाले समय में उनके लिए ज्यादा अहम होंगे, तेल के निर्यात के हिसाब से भी और सुरक्षा के दृष्टिकोण से। तो मुझे लगता है ये कदम जो है उसी दिशा में है। उनके रिलेशन जो है सऊदी अरब से हमेशा तनाव रहा है। उनका मानना रहा है कि सऊदी अरब जो चाहता है ओपेक में वही होता है, और उनकी आवाज जो है वो काफी जो कमजोर पड़ जाती है। उनको लगता है फायदा क्या था ऐसी जगह रहने का जहाँ ओपेक का मतलब सऊदी अरब हो। तो ये बड़ा एक मैसेज सऊदी अरब को भी, और साथ में यह है कि जो उनका अपना इरादा है कि 5 मिलियन बैरल्स प्रोडक्शन अगले साल तक ले जाना है, वो उसी पे सिंगल माइंडेडली फोकस करना चाहते हैं। तो 20 लाख बैरल से 50 लाख बैरल पहुंचने की वो कोशिश कर रहे हैं। क्षमता विस्तार काफ़ी लंबे समय से कर रहे थे। तनेजा जी, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि भारत के लिए अच्छी खबर है, तो थोड़ा इसको साफ करेंगे और ये भी बताएंगे कि इसके फॉल आउट्स क्या होंगे अगर लार्जर हम बात करें तो। बड़ी बड़ी चीजें इसकी हो गई। एक तो ये है कि ये ओपेक ओपेक एक कार्टेल है। कार्टेल आपके दर्शकों के लिए मतलब ये होता है कि बड़े बड़े उत्पादक या कोई भी चीज बेचने वाले एक अपना एक ग्रुप बना लें और वो तय करें कि भाई जब मर्जी आए कीमतें बढ़ानी हो तो उन्होंने कहा भाई उत्पादन को कम कर दो। तो आज के समय में जहां स्वतंत्र ग्लोबल इकोनॉमी को देखें, ये जो कार्टेल का माइंडसेट ही जो है वो पुराने जमाने का माइंडसेट है। तो कार्टेल तो होने ही नहीं चाहिए आधुनिक अर्थव्यवस्था में, लेकिन ओपेक तो सबसे बड़ा कार्टेल था, मजबूत कार्टेल था। ओपेक की मीटिंग होती थी, दुनिया में हलचल हो जाती थी पूरी के अंदर। अगर ओपेक कमजोर होने लगता है, जैसे अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स गया, खबरें हैं कजाकिस्तान भी छोड़ने वाला है ओपेक को, तो ये सब कुछ होता है और ओपेक जो है वो कमजोर हो जाती है, खत्म ही हो जाती है। तो भारत जैसे देश के लिए जिसकी इतनी बड़ी निर्भरता है, तो अच्छी खबर है। तो अगर कोई भी कार्टेल, किसी भी चीज का कार्टेल हो, वो सिर्फ इसलिए बना हो कि लाभ कमाना है, चाहे किसी को नुकसान हो या ना हो, जो अपने कंज्यूमर्स और इंपोर्टिंग कंट्रीज की बिल्कुल परवाह ना करता हो, अगर ऐसा कार्टेल कमजोर होने लगता है और ऐसा लगने लगे कि शायद वो खत्म ही हो जाए, तो मुझे नहीं लगता कि उसको लेकर के हमें परेशान होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तनेजा जी हमसे जुड़ने के लिए और ये बातचीत करने के लिए। तो ओपेक से बाहर हो चुका है यूएई, कमज़ोर पड़ता ओपेक अच्छी खबर हो सकता है ऑयल सप्लाई के लिए, जो इस वक्त भी हमारे लिए एक बड़ी चिंता का विषय है और हमेशा रहती है। बढ़ते आगे, अमेरिका ईरान के तनाव के बीच डील के लिए डिप्लोमेसी तेज हो गई है। अमेरिका का कहना है कि वो ईरानी प्रस्ताव पर विचार कर रहा है, लेकिन ईरान स्थायी सुरक्षा गारंटी के बिना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये बताया गया है कि परमाणु कार्यक्रम पर ईरान के प्रस्ताव से ट्रंप खुश नहीं है। अमेरिका ईरान का पूरा अपडेट बता रहे हैं रोहन सिंह। जी, वेस्ट एशिया मामले में ईरान और यूएस दोनों ही देशों ने अपनी डिप्लोमेसी तेज़ कर दी है। ईरान के विदेश मंत्री इन दिनों रूस की यात्रा पे हैं। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, जिसके बाद रूस ने कहा कि ईरान को पूरा अधिकार है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ट्रैफिक को सीमित रखने का। साथ ही यूएन में जो रूस के राजदूत हैं उन्होंने कहा कि जो पश्चिमी देश हैं वो पाखंड का सहारा ले रहे हैं, वो पायरेसी का सहारा ले रहे हैं। इसी बीच ईरान का भी ये कहना था कि कोई भी स्थायी समाधान तब तक संभव नहीं है जब तक कि ईरान को उसकी सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती है कि उसके ऊपर और हमले नहीं होंगे। साथ ही जब तक ये जो यूएस का नेवल ब्लॉकेट है वो बरकरार रहता है, तब तक कोई स्थायी समाधान जो है वो संभव नहीं है। साथ ही ईरान ने यूएस पर समुद्री आतंकवाद का भी आरोप लगाया है। इसी बीच अमेरिका का कहना है कि वो ईरान के प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। जो ट्रंप की सुरक्षा टीम है वो तेहरान के उस प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की बात कही गई थी, युद्ध को खत्म करने की बात कही थी, अगर जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस पर फिलहाल बातचीत ना की जाए। तो हालांकि रॉयटर्स की खबर माने तो उनका यह कहना है कि ट्रंप इस प्रस्ताव से बहुत खुश नहीं है, लेकिन आधिकारिक रूप से अमेरिका का क्या रुख है ये अभी तक सामने नहीं आया है। और आवाज़ अड्डा में भी आज हम इसी विषय पर कर रहे हैं चर्चा। हॉर्मुज पर टकराव, जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। इधर गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर से राज्य में बीजेपी के दबदबे को साबित किया है। बीजेपी ने सभी 15 नगर निगमों में ऐतिहासिक जीत कर
क्लीन स्वीप किया है। कैसे रहे नतीजे, बता रहे हमारे संवाददाता केतन जोशी। बताएं केतन। आज गुजरात में फिर से जी बिल्कुल, आज गुजरात में फिर से बीजेपी ने साबित कर दिया कि 30 साल से लगातार जो पार्टी गुजरात में है उनको एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर आड़े नहीं आता है। खासकर जैसे आपने बताया 15 कॉरपोरेशन में से सभी 15 जीत ली, नगर पालिका 84 है जिनमें से 76 उन्होंने जीत ली, बाकी में अभी परिणाम आना बाकी है। जिला पंचायत की बात करें तो 34 में से 33 और तालुका पंचायत 260 है, उनमें से अब तक जो परिणाम आ गए हैं वो 218 जितने बीजेपी जीत गई है। यानी कि लगातार उनका ये जीत का क्रम है वो बरकरार है। 2015 में ये जिला पंचायत में सारे महानगरों को छोड़ दे तो कांग्रेस का रुतबा था, लेकिन 2021 में भी सभी जिला पंचायत तालुका पंचायत बीजेपी ने ले ली और ये सिलसिला इस बार भी जारी रखा है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि काफी बड़ा आश्वासन है और इसलिए प्रधानमंत्री ने थोड़ी देर पहले गुजराती में 2 ट्वीट किए, जिसमें पहला ट्वीट था कि गुजरात की जनता का उन्होंने आभार प्रकट किया और ये भी आश्वासन दिया कि जिस तरह से बीजेपी काम कर रही है उसी दिशा में जोरों से विकास की दिशा में काम करेंगे। और दूसरा जो ट्वीट था वो गुजरात के लाखों कार्यकरों को समर्पित था कि इतनी गर्मी में भी लोग वोटिंग करने के लिए आए, कोई एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी उनको सामना नहीं करना पड़ा, तो कार्यकरों का भी आभार प्रकट किया। और अगले साल के अंत में दिसंबर 2027 में विधानसभा की चुनाव भी है, तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक ट्रेलर भी था, क्योंकि गांव से लेकर महानगर तक चुनाव था और सभी ने एक सुर में बीजेपी को है वो जिता दिया है। आम आदमी पार्टी का नर्मदा में काफी अच्छा रहा, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है 3 तालुका पंचायत में वो जीत गई है। असुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है उन्होंने भरूच और भुज में नगर पालिका में अपना खाता खोला और आम आदमी पार्टी को सेटबैक है, जो पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार उनका प्रदर्शन है वो ठीक ठीक रहा, मतलब गिनी चुनी जगह पर ही वो जीत पाए। लेकिन शहरी इलाके में न तो कांग्रेस छाई न तो आम आदमी पार्टी, लेकिन बीजेपी का जो दबदबा है, जो रुतबा है वो गांव से लेकर महानगर तक कायम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका केतन। पढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के वाराणसी दौरे पर पहुंचे हैं। यहां प्रधानमंत्री ने 6,350 करोड़ के 163 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण किया। नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि महिला कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारी सरकार ने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाई है और 30 करोड़ से ज़्यादा बहनों के बैंक खाते खोले हैं। साथ ही पीएम आवास योजना के तहत घरों का नाम महिलाओं के नाम पर रखा। आगे उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष ने महिला आरक्षण बिल को संसद में गिराया। कांग्रेस, सपा और टीएमसी जैसे दलों ने महिलाओं को फिर धोखा दिया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और डीएमके जैसी पार्टियों ने एक बार फिर देश की महिलाओं को धोखा दिया। ऐसे दलों ने 40 साल से महिला आरक्षण पर ब्रेक लगाया हुआ था। अब समाजवादी पार्टी ने फिर से इसे लाल झंडी दिखा दी है। साथियों, असली बात यह है कि ये सारे परिवारवादी और तुष्टीकरण में डूबे दल नारी शक्ति से डरे हुए हैं। मुंबई के ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों को मराठी सीखने के लिए और वक्त मिल गया है। महाराष्ट्र सरकार ने राहत देते हुए इन ड्राइवर्स को मराठी सीखने का एक और मौका दिया है। इसके लिए सरकार राज्य के सभी आरटीओ के माध्यम से समिति बनाएगी और मराठी सिखाने के लिए विशेष अभियान चलाएगी। इस दौरान रिक्शा चालकों के लिए तय सभी 20 नियमों की भी जांच की जाएगी। मराठी अनिवार्यता के दायरे को ओला, उबर और रैपिडो जैसे ड्राइवर्स पर भी लागू कर दिया गया है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने भरोसा दिलाया है कि मराठी सीखना ज़रूरी तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मराठी नहीं आने की वजह से लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। 16 अगस्त के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
अगर वो मराठी सीखने के लिए तैयार होंगे तो हम उनको मराठी सिखाएंगे, क्योंकि कोकण मराठी साहित्य परिषद और साथ ही में मुंबई मराठी साहित्य संघ, इन दोनों संस्थाओं ने मराठी सिखाने के लिए उनको मान्यता दी है और वो आगे आने के लिए तैयार है। धर्मवीर आनंदी के साहब के नाम से हमारी जो संस्था है, उस संस्था के माध्यम से हम उनको मराठी सिखाएंगे। मराठी सीखने के बाद उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। जो सर्टिफिकेट लाइसेंस जब भी रिन्यू होता है या परमिट रिन्यू होता है उस वक्त कंपलसरी होगा। उस ऑटो रिक्शा ड्राइवर को या रिक्शा टैक्सी ड्राइवर को उस समिति का सदस्य होना बंधनकारक है। तो इसी तरह से हम 1 मई से 15 अगस्त तक ये जो ड्राइव है वो करेंगे। सरकार कॉटन पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक वाणिज्य मंत्रालय के प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय जल्दी ही फैसला ले सकता है। असल में पिछले 1-2 महीने में कॉटन की कीमतों में करीब 15 से 20% बढ़ोतरी हुई है। इससे स्पिनिंग मिल, गारमेंट इंडस्ट्री और एक्सपोर्टर्स सब परेशान हैं। पिछले 1-2 महीनों से कॉटन की कीमतों में हो रही लगातार बढ़ोतरी पूरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बड़ा संकट बन गई है। स्पिनिंग मिल से लेकर रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्टर्स तक सभी ने कॉटन की कीमतों पर काबू करने के लिए सरकार से तत्काल इंपोर्ट ड्यूटी को जीरो करने की मांग की है। ये काफ़ी स्लो डाउन हो गया है, इसलिए हमने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भी किया है कि कॉटन की जो इंपोर्ट ड्यूटी है, उन्होंने यूएस टैरिफ जब लगा था तो इंडस्ट्री को हेल्प करने के लिए जो 11% की ड्यूटी थी उसको हटाया था। हमारा वापस रिक्वेस्ट है जब से वॉर शुरू हुआ है कि इस 11% ड्यूटी को हटाए, ताकि इंडियन वैल्यू एडेड इंडस्ट्री, चाहे वो स्पिनर हो, फैब्रिक वाला हो, गारमेंट, कैन गेट इंटरनेशनल पैरिटी। ऑलरेडी इतनी तेजी है, इसमें अगर हमें इंटरनेशनल प्राइस से महंगी अगर रुई या धागा खरीदना पड़ेगा तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। कॉटन बिल्स की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में तेजी देखी जा रही है। प्रति बिल कॉटन 50 से 52,000 रुपए से बढ़कर 65,000 रुपए तक पहुंच गया है। कॉटन बिल्स का घरेलू उत्पादन 290 लाख बिल्स है, वहीं डिमांड करीब 330 लाख बिल्स है। यानी डिमांड के मुकाबले सप्लाई में 40 लाख बिल्स की कमी है। गारमेंट एक्सपोर्टरों का कहना है कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर एक्सपोर्ट करने वालों को काफी नुकसान हो रहा है। रॉ मटेरियल प्राइसेस की बात है, ये ग्लोबल प्राइसेस हैं। इसमें दोनों प्राइस जनरली बढ़ी हैं और क्योंकि रुपी जिस तरह डेप्रिशिएट हुआ उसका कारण भी प्राइस बढ़ी है। गवर्नमेंट ने कुछ प्राइस इंपैक्ट कम करने के लिए बहुत से आइटम पे ड्यूटी भी जीरो कर दी है। और आज भी जैसे कॉटन की बात हुई, कॉटन प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं और टेक्सटाइल सेक्टर ने इसको फ्लैग किया है। इंडस्ट्री का तर्क है कि 3-4 महीने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी घटाने से कॉटन किसानों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मार्च के अंत तक सभी किसानों का स्टॉक बिक चुका है। अगला सीजन सितंबर के बाद शुरू होगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के पूरे वैल्यू चेन में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से पता चला है कि सरकार कॉटन के इंपोर्ट ड्यूटी को घटाने पर जल्द फैसला ले सकती है, ताकि पहले यूएस टैरिफ और अब वेस्ट एशिया संकट से जूझ रही टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कच्चे माल पर इंपोर्ट ड्यूटी से राहत देकर उनकी मुसीबतों को कम किया जा सके। आलोक प्रियदर्शी, सीएनबीसी आवाज, दिल्ली। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें भी और भी हैं। बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। वक्त में अखबार और न्यूज़ चैनल की कमाई बढ़ सकती है। फिलहाल तो ये खबर आ रही है ऑस्ट्रेलिया से, जिसमें वहाँ की सरकार ने एक नए कानून का प्रस्ताव दिया है। इसमें गूगल और मेटा जैसी टेक कंपनियों को न्यूज़ कंपनियों को भुगतान करना होगा, और अगर वो ऐसा नहीं करेंगी तो सरकार उनसे लेवी वसूलेगी। इस खबर की डिटेल जानकारी के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी विपिन भट्ट। विपिन जी, ये बताइए कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली ऑस्ट्रेलिया में? राइट, तो ऑस्ट्रेलिया में सरकार ने एक नया नियम बनाया है, जिसके तहत अब जो टेक कंपनीज़ है, कैसी टेक कंपनीज़, उसमें गूगल हो गई, उसमें मेटा हो गई, उसमें टिकटॉक हो गई, फिलहाल तो इन 3 कंपनियों का ही नाम है उसके अंदर। इन्हें जो ट्रेडिशनल मीडिया होता है जैसे अखबार, टेलीविज़न, उनको उनके साथ या तो एक समझौता करना पड़ेगा, एक डील करनी पड़ेगी, उसमें उनको पैसे देने होंगे, और अगर वो डील नहीं करते हैं तो सरकार ने कहा है कि वो उनके ऊपर एक 2.5% की लेवी या टैक्स लगाएगी। और सरकार ने कहा है कि वो टैक्स वसूलने के बाद वो इन मीडिया कंपनीज में बांट देगी। और
ये कानून पहले भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर था, लेकिन अब जो एल्बनीज गवर्नमेंट है वो इसे नए स्वरूप में लेकर आई है। पहले ये मामला कुछ ऐसा था कि सरकार ने बस एक आदेश पारित कर दिया था और छोड़ दिया था टेक कंपनीज के ऊपर और अखबारों या मीडिया कंपनीज के ऊपर, लेकिन अब बाकायदा उसके लिए उन्होंने एक फ्रेमवर्क का प्रस्ताव दिया है जिसमें ये लेवी या टैक्स कहा है, या तो आप डील कीजिए और नहीं तो फिर सरकार आपके ऊपर इस तरह का टैक्स लगाएगी, जिसे बाद में वो अपने हिसाब से मीडिया कंपनीज में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। विपिन जी, सवाल उठता है कि क्यों इस तरह के कानून की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, इसमें मानना ये था कि मीडिया कंपनीज जो हैं वो बहुत मेहनत करके पूरा एडिटोरियल बोर्ड बना के काफ़ी बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ और बड़ी ही नियम के तहत खबरों को लेकर आती हैं। उनके पत्रकार दिन रात काम करते हैं और खबरों को निकालते हैं, लेकिन टेक कंपनीज यानी कि जो ये मेटा या गूगल जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर ये खबरें शेयर की जाती हैं, अलग अलग तरीके से शेयर की जाती हैं और उसके चलते इन टेक कंपनियों को भारी कमाई होती है। दूसरी तरफ जो ट्रेडिशनल मीडिया कंपनी है, जो पत्रकार हैं, उनकी जो आय है वो कम होती जा रही है। तो ये माना गया कि इसके कारण जो ओवरऑल पत्रकारिता है या जो पूरे मीडिया संस्थान हैं उनकी क्वालिटी पे इम्पैक्ट आ रहा है, उनको पैसों की कमी हो रही है और जिससे पत्रकारिता कमजोर पड़ रही है, और इसीलिए फिर इस तरह के प्रस्ताव को लेकर आया गया है। शुक्रिया विपिन जी, बढ़ते हैं आगे। इंडस्ट्रियल ग्रोथ की रफ्तार धीमी पड़ती दिखाई दे रही है। मार्च में आईआईपी ग्रोथ 5 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई है। मार्च में आईआईपी ग्रोथ 5.2% से घटकर 4.1% पर पहुंच गई है। माइनिंग, प्राइमरी गुड्स सेक्टर में सुधार देखने को मिला है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी जैसे बड़े सेक्टर में गिरावट दिख रही है। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 6% से घटकर 4.3% पहुंच गई है। इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ भी 2.3% से घटकर महज 0.8% रह गई है। इंफ्रा गुड्स ग्रोथ भी अच्छी खासी गिरावट दिखा रही है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ग्रोथ भी 7.3% से घटकर 5.3% हो गई है। और अब बात करते हैं आज के बाजार की। क्रूड की बढ़ती कीमतों और बैंकिंग शेयरों में कमजोरी ने बाजार का मूड बिगाड़ दिया। अप्रैल सीरीज के एक्सपायरी के दिन दबाव साफ साफ देखने को मिला। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। खासतौर पर निफ्टी बैंक करीब 1.5% टूटा है। हालांकि राहत की बात यह रही कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में हल्की खरीदारी भी देखने को मिली। कैसा रहा आज के बाजार का हाल, बता रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। अप्रैल सीरीज के एक्सपायरी के दिन मार्केट में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिला। आरबीआई की तरफ से ईसीएल नॉर्म से बदलाव के चलते निफ्टी बैंक यहाँ पर खास असर रहा, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पर अभी भी आपको कंपैरेटिव स्ट्रेंथ नजर आ रही है। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि निफ्टी के गेनर्स कौन से रहे, कौन से वो स्टॉक्स हैं। तो आप नेस्ले देखेंगे, कोल इंडिया नतीजों के बाद रिएक्शन, अदानी एंटरप्राइजेस लगातार बड़ा मूव, और क्योंकि क्रूड में तेजी आ रही है तो ओएनजीसी में भी आप अच्छा सर्च देख रहे हैं। बात करते हैं गिरने वाले शेयरों की, तो अगेन मारुति नतीजों का इंपैक्ट है। इंटरग्लोब एविएशन खबरों के बीच एचसीएल टेक और एक्सिस बैंक यहाँ पर भी आपको कट नजर आया। अब दिखाता हूं आपको पूरे मार्केट की तस्वीर, यानी आप बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं कि इंडिया विक्स में उतार चढ़ाव, लेकिन अभी भी थोड़ी सी नरमी 18 के आसपास चल रहा है। बाकी ऑटो, आईटी, एफएमसीजी, फार्मा, रियल्टी, निफ्टी बैंक, फाइनेंशियल्स और पीएसयू बैंक यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। डिफेंस स्पेस है, कैपिटल मार्केट एज अ थीम हम लगातार आइडेंटिफाई कर रहे हैं। एनर्जी की बास्केट में तेजी देखने को मिली। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो काफी मिक्स्ड सेक्शन नजर आया। और इसी के साथ आवाज समाचार में फिलहाल इतना ही, लेकिन यहाँ खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप भी जुड़े रहिए, हम सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं। नमस्कार।